सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज मैं संतोष सर आपके बीच एक नया टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की जो सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांत हैं, उन विकास के सिद्धांतों को चर्चा करूंगा। और मैं सभी से यह उम्मीद करूंगा कि सभी लोग जो है वो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा वहां जो है कमेंट बॉक्स में जो है चैट बॉक्स में उसको लिख करके हमसे पूछेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आगे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो जो है हम यहाँ से स्लाइड से जो है वो बंद करते हैं। अब बोर्ड वर्क करेंगे, तो बोर्ड वर्क पे ध्यान करेंगे सभी लोग। तो बोर्ड वर्क पे ध्यान करेंगे। बोर्ड वर्क पे सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं कि विकास, मानव का विकास जो है और मानव के विकास का जो सिद्धांत है वह क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो विकास के सिद्धांत जो है आज हमको यहाँ पे चर्चा करनी है। विकास के सिद्धांत जो लिखा हुआ है इसका मतलब है क्या? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है विकास के सिद्धांत। जो विकास है वह कौन से सिद्धांतों पर चलता है और क्या क्या फॉलो करता है, क्या क्या फॉलो करता है, उसकी चर्चा आज हमको करनी है। हमने इसके पहले विकास पढ़ लिया, विकास की अवस्थाएं पढ़ ली और विकास कैसे कैसे होता है उसके डोमेन्स थोड़े बहुत उसमें जान लिए थे। ढेर प्रकार की बातें आज हम जब से पढ़ रहे हैं तब से हमने इसके बारे में चर्चा करनी हुई है और इस पे बहुत सारे प्रश्नों को भी हमने हल कर लिया हुआ है। ओके, तो वृद्धि क्या है, विकास क्या है और जो है वृद्धि विकास के कारण क्या है, मानव जो मानव का विकास कैसे होता है, मानव का विकास हमको क्यों पढ़ना है और उसके चरण क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या है, उसके अलग अलग विभिन्न विभिन्न जो है दार्शनिकों ने, विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली हुई है। अब जो है हमको विकास के सिद्धांत के बारे में आज हमको पढ़ना है कि विकास का सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में हमको आज जो है जानना है कि विकास का सिद्धांत जो है वो कैसा होता है। चलिए, तो विकास का सिद्धांत जो है मानव का विकास, उनमें होने वाले मानसिक तथा शारीरिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। मानव का जो विकास है, मानव का जो विकास है वह क्या है? मानव का विकास मानव के विकास में क्या दो तरह के परिवर्तन, एक तो मानसिक परिवर्तन, और दूसरा शारीरिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन, इन्हीं दो परिवर्तनों में, मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों में जो लगातार बदलाव होते हैं, मानसिक और शारीरिक परिवर्तन में जो लगातार बदलाव होते हैं, वह बदलाव कब से? वह बदलाव जो है प्रीनेटल से यानी भ्रूणावस्था से। कब से? भ्रूणावस्था से लेकर के कहां तक? पूरे मृत्यु तक। भ्रूणावस्था से लेकर के मृत्यु तक, या किसी को कहने तो मृत्यु तक अगर नहीं कहना आपको तो इसको कह सकते हैं वृद्धावस्था तक। अब यह जो भ्रूणावस्था है, या भ्रूणावस्था किसकी अवस्था है? तो जन्म से पहले की अवस्था है, और जो वृद्धावस्था है वह जन्म के बाद की सबसे आखिरी अवस्था है। तो अब भ्रूणावस्था में भी हम बात कर ले तो कॉन्सेप्शन, अब इसमें से ही कॉन्सेप्शन से लेकर के लगातार वृद्धावस्था तक जो मानव का शरीर है, उस मानव के शरीर में क्या क्या परिवर्तन? तो एक जो है वह मानसिक परिवर्तन और दूसरा जो है वह शारीरिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन भ्रूणावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जो होता है, जैसे जैसे होता है, वह कैसे होता है? तो वह एक श्रृंखला के रूप में होता है, एक कड़ी के रूप में होता है। स्पाइरल इसी को कहते हैं, एक कड़ी के रूप में होता है, एक होता जाता है, दूसरा होता जाता है, तीसरा होता जाता है, एक श्रृंखला के रूप में होता है। तो यही जो श्रृंखला के रूप में जो परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन होता है, इसी का जो विकास क्रम है, इसी विकास क्रम की जो विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं, जो विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं, वही हमको क्या करना है? जानना है। तो फिर से मानव का विकास जो है वो मानव के विकास में दो तरह के परिवर्तन मुख्य रूप से देखे जाते हैं, मानसिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन। यह मानसिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन एक श्रृंखला के रूप में भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर के वृद्धावस्था तक चलते हैं। भ्रूणावस्था से लेकर के जो है वो वृद्धावस्था तक चलते हैं। तो यही सब चलने की प्रक्रिया जो होती है उसी को कहते हैं क्या? मानव का विकास। तो मानव का विकास मैंने एक बार और बता दिया। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मानसिक विकास शारीरिक विकास के रूप में चलने वाली क्या है? यह
प्रक्रिया है। अब जो है, अब यह जो प्रक्रिया है यह क्या है, यह लगातार चलती है। यह क्या है, यह लगातार चलती है। कैसे चलती है, तो जब यहां से शुरू हुई एक बार कॉन्सेप्शन से शुरू हुआ, उसके बाद ओवम से शुरू हुआ, एम्ब्रियो से शुरू हुआ, फीटस से शुरू हुआ, इन्फेंसी से शुरू हुआ, चाइल्डहुड से शुरू हुआ, एडोलसेंस से शुरू हुआ, एडल्टहुड से शुरू हुआ, वृद्धावस्था तक लगातार चलती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यह जो विकास का क्रम है, विकास का क्रम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी यह रुकती नहीं है, यह लगातार चलते रहती है, यह लगातार चलती रहती है। इसलिए जो कहते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यानी मानव का विकास मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन बुढ़ावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक लगातार, निरंतर, लगातार जो है वह चलते रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, इसका क्रम, विकास का क्रम जो है वह निरंतर चलने वाला होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो है यह होती है। अब जो विकास है, विकास क्या करता है, विकास एक निश्चित दिशा में होता है। यह विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी जो विकास है वह विकास क्या होता है, विकास जो है, जब विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास हमेशा कैसे होता है, विकास हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है। आप देखते हैं कभी एक बड़ा, एक शैशवावस्था में हो गया बच्चा, फिर बाल्यावस्था में गया तो फिर से शैशवावस्था में आता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, वह जो है हमेशा वह इसी तरह से बढ़ता है, इसी तरह से बढ़ता है। या नहीं कि यहां से बढ़ा फिर ये यहां तक गया, ये यानी ये यहां ले लेते हैं, ये यहां गया, ऐसे कुछ दूरी गया, चला कुछ दूरी तक, फिर वापस आ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, यह जो है हमेशा यहाँ वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था तक जो है यह चलते रहता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, विकास हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है, एक निश्चित दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। तो ऐसे ही निश्चित दिशा में पहले वह जो है वृद्धि की तरफ जाएगा, मतलब वो पहले बढ़ाव की तरफ जाएगा, फिर वो घटाव की तरफ आएगा। तो बढ़ाव से बढ़ाव तक होते हुए घटेगा, तो यह जो है वापस नहीं आता है, यह सीधे चलता है, तो एक दिशा में चलता है। तो ये होगा, विकास का क्रम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तथा यह क्या है, एक निश्चित दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है। यह सब पॉइंट नोट कर रहिएगा। यानी विकास जो है वह निरंतर तथा निश्चित दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या है, विकास जो है वह हमेशा, विकास जो है वह हमेशा कैसे होता है, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास जो है वह विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य वस्तुओं का विकास होगा, फिर उसके बाद विशिष्ट वस्तुओं का विकास होगा। अब सामान्य से विशिष्ट का जो है, ये आगे हम जब एग्जांपल बताएंगे तो बताऊंगा, फिर भी मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे होता है, उसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए बच्चे का जो है वह शरीर विकास हो गया। एक कोई बच्चा है, कोई बालक है, बालक जो है वह पैदा हुआ, जब भी जन्म लिया तो जन्म के साथ में उसका सिर, उसका जो है पैर, धड़, यह सब विकास हुआ। सिर धड़ विकास हुआ। अब सिर धड़ का विकास हुआ, यह सामान्य चीज हो गई। बच्चे का सिर का विकास हो गया, बच्चे का जो है वह पूरा धड़ का विकास हो गया, पैर का विकास हो गया, सब विकास हो गया। अब विकास हो गया, अब इसमें अब ये तो क्या है, सब सारी बातें क्या है, सामान्य जनरल चीजें हैं। बट इसमें विशिष्टता कैसे आएगी, कैसे आएगी, तो सिर को हिलाना डुलाना, सिर के जितने लोब्स हैं, सिर के जितने गेटवे हैं, उन गेटवे का प्रयोग करना, उन गेटवे में भी विशिष्टता लेके आना, उन गेटवे में भी सुनना, बोलना, समझना, ध्यान करना, इन सब बातों में भी विशिष्टता लेके आना। तो सिर जो है उसका काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। पहले तो क्या हुआ, पहले सिर का विकास हो गया, तो ये हुआ सामान्य विकास। सिर का विकास हो गया, सामान्य विकास हुआ। वहीं जब जो है उसको रेगुलेट करना, उसको सुनना, उसको समझना, उसको बोलना, उसके सारे लोब्स, उसके हेमिस्फेयर दोनों सभी, वो जो है उसके बीच में उसके फंक्शन लेके आना, यह क्या होगा, उसको कहेंगे विशिष्ट।
एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, पैर। पैर तो बना दिया भगवान ने, पैर तो दे दिया, पैर भगवान ने बना दिया, बट पैर को खड़ा होना, भाई पैर जो है वो जो ऊपर नीचे कर रहा है, यानी वह हिला डुला रहा है, हिलाने डुलाने के बाद फिर वह पैर पे जो है, पैर पे धीरे धीरे खड़ा होने लग रहा है, पैर पे खड़ा होने लग रहा है, पैर पे खड़ा होने के बाद फिर वो चलने लग रहा है, चलने के बाद फिर वो दौड़ने लग रहा है। यानी सबसे पहले क्या हुआ, पैर का विकास हुआ, तो वह सामान्य है। और जब पैर के फंक्शन के रूप में आया, पैर के अलग अलग फंक्शन के रूप में गया, तो वह क्या हुआ, उसका विशिष्ट वस्तुओं का यानी विशिष्ट चीजों का विकास होने लगा। ऐसे ही पूरा धड़, यह जो पूरा धड़ है, यह धड़ जो है, धड़ के अंदर पूरा धड़ का तो विकास हो गया। अब धड़ के अंदर जो है वो फेफड़ा है, वो आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उन सारी चीजों का जो है उसका फंक्शन बाद में होने लगता है। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो वैसे उसकी फंक्शन की क्षमता भी जो है बढ़ने लगती है। तो ये सब क्या है, यह विशिष्ट है। तो इसीलिए कहते हैं क्या, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कैसे, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आगे चलते हैं, यहां तक हो गया, आपको समझ में आ गया। मैं इसीलिए एग्जांपल के जरिए आपको बता रहा हूं कि आपको याद रहे कि अगर ये पॉइंट है तो इसका रिलेशन कैसे होगा, इसका संबंध जो है वह कैसे होगा, ये आपको याद रहे। ओके, विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशिष्टताएं लाता है। विकास के माध्यम से ही, क्या, विकास के माध्यम से व्यक्ति में नवीन यानी नए नवीन ज्ञान विशिष्टता, नवीन ज्ञान योग्यता, एवं विशिष्टता का ज्ञान होता है। नवीन ज्ञान एवं विशिष्टता का ज्ञान होता है। अब यह नवीन ज्ञान, नवीन योग्यता, नवीन विशिष्टता का मतलब क्या, कि सपोज करिए कि मैंने यही एक एग्जांपल बताया था, एक कोई शिशु है, वह 6 महीने का था, तो 6 महीने का था तो 6 महीने में वह लगभग बैठने लगा, 6 महीने में बैठने लगा। फिर उसके बाद वह 9 महीने में जो है वह रेंगने लगा। 10 महीने में जो है, 12 महीने में वो खड़ा होने लगा, 10, 11, 12 महीने में वो खड़ा होने लगा, थोड़ा थोड़ा चलने लगा, 12 महीने में चलने लगा। अब जो है 1.5 साल का हुआ तो वह दौड़ने लगा। अब यही वह पहले बैठना, फिर रेंगना, फिर चलना, फिर दौड़ना, अब यह क्या है, यह अलग अलग अवस्थाओं में, 6 महीने में बैठना, 9 महीने में रेंगना, 12 महीने में चलना, डेढ़ साल में जो है दौड़ना लगना। अब ये दौड़ना, ये सब सारी बातें क्या है, ये सारी बातें उसके पैर को लेकर के, पहले तो पैर का विकास हुआ, पैर को लेकर के उसी में से वह क्या कर रहा है, नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहा है कि चलेगा कैसे चलना है। पहले तो चलना जो है, अपने शरीर को बैलेंस करेगा, बैलेंस करके फिर वो एक पग चलाएगा, फिर दूसरा पग चलाएगा। जब पैर चला लिया, वह अपने आप को, पूरे शरीर के बैलेंस को बनाने लगा, तब वो 1-2 कदम चलने लगा, 1-2 कदम के बाद अब वो और उसके अंदर में क्षमता आई तो वह दौड़ने लगा। तो ऐसे ही वह जो है नवीन ज्ञान, कुछ योग्यता, कुछ कैपेसिटी तथा कुछ विशिष्टता भी लेके आता है अलग। यानी पहले वह बैठता था, वो उसको बैठने की आवश्यकता नहीं है, पहले वह रेंगता था, उसको रेंगने की आवश्यकता नहीं है। अब वो धीरे धीरे क्या है, वह प्रगति के रास्ते पर पहुंच रहा है, वह आगे के रास्ते पर पहुंच रहा है, यानी वह नई नई विशिष्टताओं का ज्ञान जो है वह ले रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि विकास हमेशा नवीन ज्ञान, योग्यता और विशिष्टता का जो है वह उसकी तरफ बढ़ता है और उसका ज्ञान लाता है। तो अभी मैंने जो मानव का विकास के बारे में बताया, ये एक बार फिर से वापस मैं बता देता हूं आपको कि मानव का विकास जो है मानसिक परिवर्तन तथा शारीरिक परिवर्तन के रूप में भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक लगातार चलता है। इसीलिए इसको कहते हैं यह लगातार यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो चलती कैसे है, तो ये एक दिशा में चलती है, वह एक ही दिशा में चलती है, तो एक दिशा में चलती है, तो इसीलिए इसको दिशा का भी कहते हैं। दूसरा जो है अभी से फोन उठा, जो है आगे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट, मैंने बताया सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या, कि पहले वस्तु जो उसके शरीर है, शरीर का विकास जो है, शरीर का निर्माण हो जाता है, फिर उसमें जो है अलग अलग प्रकार की योग्यताएं, क्षमताएं जो है बढ़ने लगती है, इसीलिए जो है विशिष्टता की ओर बढ़ता है। इसीलिए इसको और जो है क्लैरिफाई किया गया कि यह नवीन ज्ञान, योग्यता तथा विशिष्टता का ज्ञान कराता है। तो ये सब जो है वह विकास के क्या है, अलग अलग जो है वह पहलू है। अब आगे और चलते हैं, यहां तक हो गया। तो 5 पॉइंट मैंने यहां बताए, 5 पॉइंट बताए, आगे चलते हैं।
चलिए आप लोग लिखते जा रहे हैं, तो मैं कभी कभी आपसे पूछ पा रहा हूँ, कभी कभी नहीं पूछ पा रहा हूँ कि मैं इसको आपने स्नैप ले लिया कि नहीं, आप लेते रहिएगा। एक बोर्ड जो है, एक बोर्ड वर्क जब खत्म हो जाए तो आप उसका लेते रहिएगा। अभी हम मानव का विकास जो है वो पढ़ रहे हैं, मानव के विकास। अब और क्या है, ये सारे विकास एक निश्चित नियम के अनुपालन में होते हैं, यानी जो विकास है वह निश्चित नियम होते हैं इसके। जो विकास का जो है, विकास जो होना है वो जो भी मैंने बताया कि वह एक दिशा में होता है, वह निरंतर होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, तो इसका एक नियम होता है, उसी नियम के आधार पे, उसी नियम के आधार पे चलता है। तो विकास विकास एक निश्चित नियम के आधार पे चलता है। विकास विकास एक निश्चित नियम के आधार पे चलता है, निश्चित नियम के आधार पे चलता है, यानी उसका एक नियम भी है कि इतने के बाद इतना होगा। यानी बच्चा शैशवावस्था में है, शैशवावस्था में है तो इतने से इतने समय तक की शैशवावस्था में रहेगा, शैशवावस्था उसके बाद जो है क्षणित हो जाएगी, क्षणित हो जाएगी। मैंने कहा था कि जो है यह इसका एक निश्चित नियम है कि इसका प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दोनों होता है, यह इसका नियम है। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दोनों, यह इसका नियम है। या प्रोग्रेसिव एक दिशा की तरफ जाएगा, बट उसका रिग्रेसिव भी है कि जो पीछे की बात है वह पीछे तो नहीं आएगा, बट पीछे की बात जो है वह धीरे धीरे समाप्त भी होती जाएगी। यह प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का नियम है। तो इस नियम के आधार पर चलता है, तो वह चाहे इन्फेंसी के रूप में हो, चाहे वह चाइल्डहुड के रूप में हो, चाहे वह जो है एडोलसेंस के रूप में हो, चाहे वह जो है एडल्टहुड के रूप में हो, चाहे वह जो है ओल्ड एज के रूप में हो। अब इन सभी रूपों में इन सभी का जो निर्माण होता है, इन सभी का जो विकास होता है वह एक निश्चित नियम के आधार पे होता है। तो निश्चित नियम का जो है यहाँ पे अनुपालन किया जाता है। यानी भगवान जब भी बनाते हैं तो भगवान बनाते हैं तो अगर लड़का बनाएंगे तो लड़के का बनाने का जो उसकी रूप रंग जो रेखा है वह अलग तरीके से बनेगी, यानी उसके तरह से ही बनेगी। लड़के को भगवान लड़की नहीं बना सकते हैं, यानी उसके अंदर आवाज, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर जो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वह लड़के का ही होगा। वहीं लड़की अगर बनेगी तो लड़की का अगर वहां पे संरचना बन रही है तो लड़की की संरचना के लिए लड़की के जैसा ही रंग, रूप, कलर, उसका हाव भाव सब वैसा ही बनेगा। तो भगवान के अंदर में इसके अंदर कोई डिफेक्टिविटी नहीं होती है। यानी अब दूसरा, लड़का और लड़की के अंदर में भी कुछ समानताएं होती हैं, तो वह समानताएं क्या कि उसके हाथ होंगे, पैर होंगे, सिर होंगे, ये सब जो है वो समान ही होते हैं, उसके अंदर कोई डिफेक्टता नहीं होती है। तो यह क्या है, एक निश्चित नियम के आधार पर चलता है कि व्यक्ति के पास सिर होगा, व्यक्ति के पास धड़ होगा, व्यक्ति के पास पैर होगा। ये तो सामान्य नियम है, यह होंगे ही। और बच्चा जब इन्फेंसी के बाद वह चाइल्डहुड में जाएगा, एडोलसेंस में जाएगा, एडल्टहुड में जाएगा, और जो है वो उसके बाद ओल्ड एज के बाद में जाएगा। यानी जो जन्म लेगा उसको मरना है, यह भी क्या है, उसका एक निश्चित नियम है। ये निश्चित नियम है, या नहीं कि एक बार जिसने जन्म लिया उसने जो है अमृत पी लिया है वो कभी मरेगा ही नहीं। यह नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है। जिसके पास एक बार क्षमता आई है उसकी क्षमता जानी ही है। क्यों? क्योंकि यह प्रोग्रेसिव से रिग्रेसिव की तरफ जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, विकास एक निश्चित नियम के आधार पर होता है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया हो आप लोगों को तो हम आगे चलते हैं। चलिए चलिए आगे की बात क्या है, अब हम यहां से पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। जो विकास के सिद्धांत है वो अलग अलग विकास के सिद्धांत है कुल जो है। वैसे तो सिद्धांत बहुत सारे अलग अलग रूप दिए हैं, बट मैंने कुछ स्पेसिफिक सिद्धांत ही मैंने यहाँ पे लिए हैं जो आपको काम आते हैं हर जगह। तो विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। विकास के सिद्धांत जो है वो अलग अलग है। पहला एक की बात करते हैं। पहला पहला क्या है, पहला है, पहले को कहते हैं यह निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, यानी अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। निरंतरता का सिद्धांत, यह जो है एक निरंतरता का सिद्धांत है। दूसरा जो है, दूसरा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी हर व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में जो है वह भिन्न होता है। तीसरा परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत, मोडिफाइबिलिटी।
परिमार्जितता का सिद्धांत, यानी इसमें मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई होता जाता है। और क्या चौथा जो है वह चौथा है, कहता है कि निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, निश्चित होता है यह, निश्चित तथा। चलिए अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में शेयर कर देता हूं, आप स्लाइड से देख लीजिए। मैं यहाँ लिखने से बेहतर है कि स्लाइड में आपको शेयर कर दूं, वहां से ज्यादा बेहतर रहेगा, स्लाइड से आप ज्यादा बेहतर देख पाएंगे। तो स्लाइड में ही मैं वो स्लाइड शेयर कर देता हूं, मेरा समय बचेगा, तो खाली एक्सप्लेनेशन रहेगा। चलिए मैं स्लाइड शेयर कर देता हूं यहाँ से। इससे कोई कुछ मैसेज आया था, हाँ चलिए दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है? किसी ने कोई मैसेज किया था क्या चैट पे? ओके ओके, चलिए चलिए तो ठीक है, ठीक है। तो अब पहला सिद्धांत जो है वो पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो है वो क्या है, वह निरंतरता का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत जो है वह व्यक्तिगतता का सिद्धांत या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। व्यक्तिगतता का भी सिद्धांत है, हर व्यक्ति अलग अपनी अपनी क्षमता रखता है। दूसरा है परिमार्जितता का सिद्धांत, यानी एक जो व्यक्ति है वह व्यक्ति, उसके अंदर में कुछ चीजें होती हैं वो परिमार्जित होती रहती है, वो बदलते रहती हैं, वो मॉडिफाई होती रहती है। जो चौथा वाला प्रिंसिपल है वह निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत है, यानी कुछ चीजें जो है वो निश्चित होती हैं, वह निश्चित होती हैं और उसी पैटर्न पे ही जो उसका विकास होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न जो है वह समान प्रतिरूप का सिद्धांत होता है कि जो व्यक्ति है वह व्यक्ति उसी रूप में, चाहे वह लड़का है तो लड़के के रूप में ही उसका विकास होगा, उसके वैसे ही होंगे कि उसकी दाढ़ी होगी, मूछें होंगी, उसका जो है वो सिर इतना होगा, जो भी है वो सब उसी आधार पे ही होगा। तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत माना जाता है। और अगला माना जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, वह एक दूसरे के साथ में उसका समावेशन होता है, यानी सारी चीजें चाहे वह मसल्स हो, चाहे वह जो हमारे हृदय की गति हो, चाहे वो हमारे रक्त संचार हो, यह एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके काम करते हैं। तो एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम करते हैं विकास में, तो इसीलिए कहते हैं क्या, इंटीग्रेशन। अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, तो उसी की यूनिक। और ये आपने कभी नहीं देखा होगा जुड़वा बच्चों में भी जो है वो देखा जाता है कि वो अलग दिखते हैं, तो ऐसे ही हर एक बच्चे के अंदर में कुछ अलग की प्रतिभा देखने को मिलती है। कोई बच्चा जो है सिंगर होगा, कोई जो है म्यूजिशियन होगा, तो कोई जो है तबला वादक होगा, तो कोई क्रिकेटर होगा, तो कोई जो है आर्टिस्ट होगा, तो कोई लेखककार होगा, तो कोई जो है टीचर होगा, तो कोई क्या होगा, तो कोई क्या होगा, तो कोई क्या होगा। हर व्यक्ति अपने में अलग होता है, उसकी आवाज अलग होती है, उसका कलर अलग होता है, उसकी साइज अलग होती है, उसका हर चीज जो है अलग होता है, तो इसलिए जो है वह यूनिक भी होता है। अगला प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब क्या, ये सामाजिक विकास है, तो जैसे वह संवेगात्मक विकास है, वह जो है संज्ञानात्मक विकास है, तो वो एक दूसरे के विकास के साथ में जो है संबंध रखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का मतलब कि वह मैंने बताया कि विकास जो है ऐसे ही एक ही दिशा में जाता है, वो ऊपर नीचे नहीं आता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो है वह वातावरण के साथ में इंटरेक्शन भी करके जो है उसका विकास होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, स्पाइरल एडवांसमेंट का मतलब क्या कि वह लगातार एक दूसरे के साथ में चक्राकार रूप में वह आगे बढ़ती रहती है। तो मैंने पीछे जो कुछ बताए थे उसी से मिलता जुलता आगे का हमारा सिद्धांत है। चलिए हम एक एक को समझेंगे, एक एक की बात करेंगे, एक एक की बात हम यहीं से आपको स्लाइड पे दिखाते चल रहे हैं और हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि मैंने बस यहाँ इतना ही लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है, अब दिखाने पे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, पहला वाला जो सिद्धांत हमारा है, पहला वाला सिद्धांत है वह निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, तो वह बच्चा शैशवावस्था से आगे बाल्यावस्था में और फिर वहां से वह जो है युवावस्था में, वहां से जो है वह किशोरावस्था में, किशोरावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था में
वह निरंतर प्रगति करता है, निरंतर प्रगति करता है। उसके जो हड्डियां हैं या उसके जो मांसपेशियां हैं, उसकी हड्डियों और मांसपेशियों में भी लगातार जो है वह परिवर्तन होते रहता है, वह जो है हमेशा जो है होते रहता है। हालांकि हड्डियां और मांसपेशियां जो है कुछ समय के बाद रुक जाती हैं, बट जब तक 18 वर्ष तक होता है, मांसपेशियां तो बढ़ती रहती है, बट हड्डियां जो है वो एक जगह पे जाकर के रुक जाती है। 18 वर्ष के बाद वो हड्डियों में जो है वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसे यहाँ पे भी निरंतर, तो हड्डियां हटा देते, खाली मांसपेशियां रखते, तो मांसपेशियों में जो है निरंतर विकास होते रहता है। और क्या बुद्धि को उसके जो संज्ञान में भी जो है उसके निरंतर जो है विकास होते रहता है, निरंतर विकास होते रहता है। तो संज्ञान में भी जब निरंतर विकास हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, निरंतरता का सिद्धांत। वहीं क्या उसके सामाजिक विकास में, तो सामाजिक विकास में भी व्यक्ति के लगातार जैसे जैसे बढ़ता बच्चा जैसे जैसे समाज में आता है, तो ऐसे सामाजिक विकास में भी निरंतर जो है वो विकास होते जाता है। तो सामाजिक विकास में भी निरंतर विकास होते जाता है। वैसे ही बात करते हैं तो बच्चा जो सीखना है, बच्चा सीखता है, तो सीखता भी है क्या, वह जीवन पर्यंत सीखता है। तो यह भी जो है निरंतर चलते रहता है। तो ये सब चीजें जो है व्यक्ति के अंदर में जो विकास है, वो विकास जो है वह निरंतर जो है वह होते रहता है। तो निरंतर होने की यह प्रक्रिया है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, यह इसकी कंटिन्यूटी। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो पिक्चर में देख रहे हैं, तो बच्चा एक साल का था, तो एक साल में बच्चा क्या है, वह रेंग रहा है, फिर जो है वह खड़ा हो, मतलब वो बैठने की कोशिश कर रहा है, फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, फिर जो है दौड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी लगातार उसके अंदर में क्या है, वह विकास हो रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, निरंतरता का विकास। तो वह तो जो है वहां पे शारीरिक विकास के रूप में बताया गया है यहाँ पे। ऐसे ही शारीरिक के रूप में संवेगात्मक रूप में, मानसिक रूप में, संज्ञानात्मक रूप में, सामाजिक रूप में, नैतिक रूप में, हर रूप में बच्चा निरंतर जो है वह प्रगति करते रहता है, वह उच्चता की तरफ बढ़ते जाता है, और उसके अंदर में कुछ न कुछ जो है वह नया सीखने को मिलता है। तो वैसे यह निरंतरता की तरफ, वह उच्चता की तरफ बढ़ते जाता है। तो ऐसे ही इसको कहते हैं क्या, यह निरंतरता का सिद्धांत। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। तो पहला हमने पढ़ा क्या, निरंतरता का सिद्धांत, यानी कोई भी व्यक्ति है उसके में जो विकास होता है वह निरंतर होते रहता है। अगला वाला जो सिद्धांत हमारा है, अगला वाला सिद्धांत है हमारा क्या, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत मतलब क्या, इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत। तो इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत मतलब क्या, कि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, व्यक्तिगतता के सिद्धांत में क्या है, कि हर कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वह व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। देखिए जैसे पिक्चर में देखिए, तो चाहे वह लड़का हो, चाहे वह लड़की हो, चाहे वह किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, वकील हो, चाहे कोई कृषक हो, चाहे कोई हो, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, व्यक्तिगत रूप में अलग होता है। यानी उसकी पर्सनालिटी, उसकी व्यक्तिगतता जो है वह अलग होती है। तो वह व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, और उसी हिसाब से उसकी छवि, उसकी प्रतिभा उसमें जागृत होती है। तो भगवान या फिर इंसान जब वहां से बन के आता है, तो समाज में रह करके अपने आप को उसी दिशा में ढालता है। तो उसी दिशा में ढालता है, तो उसकी जो अपनी अलग की एक प्रतिभा, अलग की एक छाप, अलग की एक पर्सनालिटी बनती है। तो वही होता है क्या, वह जो है वो होता है व्यक्तिगतता के रूप में। हर व्यक्ति की आवाज, हर व्यक्ति का चाल, हर व्यक्ति का जो है उठन बैठन, हर व्यक्ति का जो है कलर, रूप, साइज, शेप, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। उसका संज्ञान, उसके बोलने की शैली, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, जो है बुद्धि के रूप में जो है, जिसके पास बहुत प्रखर बुद्धि है, जिसके पास मीडियम लेवल की बुद्धि है, जिसके पास बहुत कम बुद्धि है, एवरेज सीखने वाला, हायर लर्नर जो है, ऐसे अलग अलग प्रकार के रूप में। कोई जो है बहुत बियॉन्ड सोचने वाला होता है। ऐसे हर व्यक्ति के अंदर में अलग अलग प्रकार की सोच की होती है। तो इसीलिए जो है यह जो विकास है, वह कहता है कि विकास एक जैसा ही सबको नहीं बनाता है, एक जैसा ही नहीं बनाता है। इवन जो ट्विंस हैं,
जो ट्विन्स हैं, जो जुड़वा है, वह जुड़वा भी एक जैसे नहीं होते हैं। जुड़वा के कलर साइज तो एक जैसी होंगी, बट कहीं ना कहीं अंतर देखने को जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं अंतर अंतर जो है वह देखने को मिलेगा कि हो सकता है उनकी आवाज में, आवाज जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उसमें हो सकता है कुछ फेर हो, वहां पे कुछ फेर हो सकता है। जो ये संज्ञान है, जो बुद्धि को, जो भाषा को जो ग्रहण करने वाला है, वो संज्ञान को स्टोर करने वाला, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, कहीं ना कहीं तो उस ट्विन में भी फर्क दिखता है। यानी ट्विन भी एक जैसे नहीं दिखते हैं, तो ट्विन में भी जो है व्यक्तिगतता देखने को मिलती है। तो ऐसे ही जो सिद्धांत है विकास का, वो सिद्धांत विकास का कहता है कि इसमें जो है व्यक्तिगतता का भी सिद्धांत देखने को मिलता है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, वह भिन्न दिखाई पड़ता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत का मतलब क्या है कि मॉडिफाइएबल। मॉडिफाइएबल, अब इसी मॉडिफाइएबल पे मैंने एक किसी व्यक्ति का एक जो है उनका कोट बताया हुआ था, अगर किसी को याद है तो बताइए मेरे को, कि परिमार्जितता का सिद्धांत अगर किसी को याद है, याद अगर आपको हो रहा हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं चैट बॉक्स जरा आपको देता हूं। मैंने किसी का एक कोट बताया हुआ था परिमार्जितता के सिद्धांत में, मैंने किसी का एक कोट बताया हुआ था, यानी कोई एक जो है वह मनोवैज्ञानिक ने इस परिमार्जितता के सिद्धांत पे कुछ बात कही हुई थी, कुछ बात कही हुई थी। कोई कहे मेरे को, चैट बॉक्स में कहे, क्लिक करे परिमार्जितता का सिद्धांत। मैंने एक बार बात करी हुई थी इसके बारे में, कोई बताए कि परिमार्जितता के सिद्धांत के बारे में किसी कोई एक जो है दार्शनिक ने बात करी हुई है, बात करी हुई है। और मैं आपको चलो एक हिंट भी देता हूं कि वह जो है, वह जो मनोविज्ञान का जो चरण था, मनोविज्ञान की जो हिस्ट्री थी, जो उसका स्टेज था, उस स्टेज में लगभग तीसरे वाले में आता था। वह तीसरे वाले में आता था कि आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, फिर प्रकार्यवाद का विज्ञान, फिर उसके बाद कोई एक जो है, उसके बाद कोई एक विज्ञान आता था, उसी विज्ञान से संबंधित है ये परिमार्जितता का सिद्धांत। चलिए मैंने आपको एक हिंट भी दी है, हिंट भी दिया है, अगर कोई मेरे को बताए तो बता सकता है, चैट में लिख करके बताए वो परिमार्जितता का सिद्धांत के बारे में किसने क्या कहा है, वो बताए मेरे को, वो मेरे को बताए कि परिमार्जितता का सिद्धांत, परिमार्जितता के सिद्धांत में किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है। देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं चित्र से ही, चित्र से भी आप कुछ समझ लगा सकते हैं कि जो चित्र में दिख रहा है, चित्र में एक कुम्हार है, कुम्हार जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है बर्तन, अलग अलग प्रकार की चीजें बना रहा है। तो इससे संबंधित किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बात कही है, अभी तक जवाब नहीं आया मेरे पास, अभी तक जवाब नहीं आया, तो हो सकता है सुना ही ना पड़ रहा हूँ, आप मुझे बोल करके भी बता सकते हैं। शायद जेबी वाटसन। तो यूं आना चाहिए, यूं आना चाहिए, किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, वो तो यूं आना चाहिए, वाटसन। वेरी गुड, वेरी गुड, वाटसन, शाबाश। वाटसन ने कहा है, वाटसन ने क्या कहा है, वाटसन ने क्या कहा है, वाटसन ने कहा है कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, वह बच्चे को मैं उस हिसाब से ढाल सकता हूं, उस हिसाब से बना सकता हूं। बच्चे को आप मुझे चाहे जैसा भी दे दो। इतना सारा कुछ हिंट देने के बाद आया है, अभी तक बहुत सारे लोगों ने कहा, यानी आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, वातावरण को लेकर के, जन्म लेकर के बच्चा जब जन्म लेता है उस समय में आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, वह बच्चे को मैं डॉक्टर बना सकता हूं, इंजीनियर बना सकता हूं, वकील बना सकता हूं, जो चाहूं मैं उसको बना सकता हूं। यानी क्या जो है, व्यक्ति के विकास को परिमार्जित किया जा सकता है, व्यक्ति के विकास को परिमार्जित किया जा सकता है, यानी उसका जो संज्ञान है, उस संज्ञान में भी बदलाव किया जा सकता है, संज्ञान में बदलाव किया जा सकता है, उसके व्यवहार में बदलाव किया जा सकता है, उसके शरीर में बदलाव किया जा सकता है, शरीर की बनावट, शरीर की लंबाई, ऊंचाई, उसको भी जो है बदलाव किया जा सकता है, उसकी सोच में बदलाव किया जा सकता है, उसके नैतिकता में भी उसको जो है उसके बदलाव किया जा सकता है, उसके समाज में बदलाव किया जा सकता है। यानी इन जगहों पे बदलाव किया जा सकता है। तो इन्हीं बदलाव के आधार पे अब ये बदलाव प्रभावित किससे होंगे, तो ये बदलाव जो प्रभावित होंगे वह उसके वातावरण से होंगे। तो वातावरण में आकर के बच्चा अपने आप को, यानी बच्चा जो है वातावरण के अनुसार वह बदलते जाता है, एक बच्चा दूसरे हिसाब से वो बदल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं क्या, यह परिमार्जितता का भी सिद्धांत है, मॉडिफाइएबल है, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कुम्हार जो है, कुम्हार जब बनाता है तो वह कभी जो है उसी कुम्हार पे, उसी चौक पे, जो चौक है उसी चौक पे वह कभी जो है वह दीप बनाता है, तो कभी वो घड़ा बनाता है, तो कभी मटका बनाता है, तो कभी क्या बनाता है, कभी खिलौने बनाता है।
उसी पे, यानी उसके पास वो सांचा है, उसके पास वो आकार है, उस आकार के आधार पे वो डॉक्टर बना सकता है, उसी आधार पे वो टीचर बना सकता है, उसी आधार पे वो इंजीनियर बना सकता है, उसी आधार पे वो चोर बना सकता है, उसी आधार पे वह जो है वो कुछ भी बना सकता है। तो ऐसे ही यह विकास जो है, यह विकास में एक परिमार्जितता का भी सिद्धांत होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। परिमार्जितता का मतलब क्या? मॉडिफाइएबल, यानी उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न का मतलब क्या है कि यह निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप है। यह निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप है। पैटर्न प्रतिरूप है, यानी क्या? एक बच्चा जब जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद वह मृत्यु को पाएगा। यह क्या है? यह पूर्व कथनीय, यह जो है यह प्रेडिक्टेबल है। यह प्रेडिक्टेबल है कि बच्चा जब जन्म लिया है तो वह मरेगा ही। यह पहले से कहा गया है, पहले से यह जो है वो निर्धारित है, पहले से निर्धारित है कि अगर कोई बच्चे ने जन्म लिया है तो वह मरेगा। अगर कोई बच्चा शैशवावस्था में है तो यह नहीं कि वह हमेशा शैशवावस्था में ही रहेगा। शैशवावस्था में है तो उसे जो है उसे आगे जाकर के बाल्यावस्था में जाना पड़ेगा, बाल्यावस्था से उसे किशोरावस्था में जाना पड़ेगा, किशोरावस्था से उसे युवावस्था में जाना पड़ेगा, युवावस्था से उसे जो है वृद्ध होना पड़ेगा। यह जो है क्या? यह प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। यह मतलब जो है वह पहले से प्रेडिक्टेबल कहा गया है, वह प्रेडिक्टेबल पैटर्न है कि यह इसी अवस्था में वह जाएगा। तो जब शैशवावस्था में होगा तो उसकी संरचनाएं कैसी होंगी, जब वो बाल्यावस्था में जाएगा तो उसकी संरचनाएं कैसी होंगी, यह पहले से निश्चित है, पहले से पूर्व कथनीय है। बच्चा जब किशोरावस्था में जाएगा तो उसके पास क्या क्या विकास होगा, वह कैसे शैशवावस्था से किशोरावस्था में भिन्न पाया जाएगा। वह युवावस्था में होगा तो उसके पास क्या क्या होगा, वह वृद्धावस्था में होगा तो उसके पास क्या क्या नहीं होगा। तो ऐसे यह क्या है? यह पहले से पूर्व कथनीय है और यह निश्चित भी है। यह निश्चित भी है, डेफिनिट भी है कि कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो वह मृत्यु को पाएगा। कोई व्यक्ति के पास शैशवावस्था में कोई गला था तो गला आगे जाकर के नहीं रहेगा। कोई बच्चा शैशवावस्था में बहुत नटखट था तो हो सकता है कि वह आगे जाकर के समझदार बन जाए। यह क्या है? यह पूर्व कथनीय है। तो ऐसे इसीलिए कहते हैं कि यह जो है वह क्या है? निश्चित है, यानी जो डेफिनिट है, और क्या है? यह प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, यानी यह ऐसा ही होगा। अगर हमने कहा कि एक लड़की है तो वह लड़की कैसी बनेगी, यानी एक लड़की पैदा होती है तो लड़की कैसी बनेगी, वह लड़की का आकार कैसा होगा। अगर किसी ने कहा कि चलो हमारे घर में लड़की पैदा होगी तो लड़की पैदा होते ही क्या क्या उसके अंदर में विचार आएंगे, तो वह सारे विचार क्या है? वह निश्चित है। एक लड़का पैदा होगा तो वह क्या क्या करेगा या क्या क्या होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, वह तुरंत वह जो है निश्चित हो जाएगा। जैसे आप ही किसी लड़की या किसी बच्ची का या फिर किसी बच्चे का जब आप अनुमान करोगे, आकलन करोगे, तो आपके अंदर में उसके शरीर की बनावट से लेकर के, उसके मानसिक बनावट से लेकर के, उसके संज्ञानात्मक बनावट से लेकर के आपको हर जगह जो है वह उसी भाव में दिखाई पड़ेगा, यानी वह क्या है? वह प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। तो ऐसे ही जो विकास है वह विकास कहता है कि यह एक बिल्कुल निश्चित होता है, इसी निश्चित आकलन के आधार पर ही जो है चलता है। चलिए अब अगला चलते हैं, अगला वाला जो हमारा सिद्धांत है उसकी बात करते हैं। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या? कि यह समान प्रतिरूप होता है, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत का मतलब क्या? कि समान प्रतिरूप का मतलब कि एक व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति है उस व्यक्ति की संरचना कैसी होगी, उसके पास क्या होगा। अगर कोई सपोज करिए कि यहाँ का इंडिया का कोई मेल है, इंडिया का कोई मेल है, चाहे वह जो है पाकिस्तान का कोई मेल हो, चाहे वह अमेरिका का कोई मेल हो, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि इनके में कोई फेर होगा? क्या जो इंडिया का जो व्यक्ति है, उस इंडिया के व्यक्ति की नाक है और जो पाकिस्तान के व्यक्ति का होगा वो नाक नहीं कान में बदल जाएगा?
क्या जो है यूएसए का जो है नाक है तो वह जो पैर बदल जाएगा? नहीं नहीं, वह जो संरचना है वह समान प्रतिरूप सबकी होती है। वह जो मॉडल होता है, यानी जो मनुष्य का जो मेल का जो मॉडल है, उसी मॉडल में ही उसको ढलना पड़ता है, इस मॉडल में ढल करके वह मेल बनता है। तो कैसा होगा आगे जाकर के, जब किशोर होगा तो वह कैसा होगा? तो उसकी मूछें आएंगी, उसकी दाढ़ियां आएंगी, उसके अंदर हार्मोन्स जो है बदलेंगे, यह सब होगा। आगे जाकर के जब वह युवावस्था में जाएगा तो वह प्रोडक्टिविटी होगा उसके अंदर में, वह समाज में जो है वो गृहस्थ आश्रम अपनाएगा, उसके बाद जो आगे जाकर के जो है वो आगे जाकर के संन्यास लेगा। मतलब ये सारी बातें क्या है, वह बिल्कुल निश्चित होती हैं कि जब कोई वृद्ध होगा तो वह बूढ़ा हो जाएगा, उसके जो बाल वगैरह वो जो सफेद होने लगेंगे, उसकी जो शक्तियां है वो क्षीण होने लगेंगी, वो पहले जैसा नहीं होगा। तो यह जो है क्या है, यह समान प्रतिरूप है, यानी वैसा ही होगा, उससे अलग नहीं होगा। चाहे लड़की क्या है, लड़की का जो रूप है मॉडल है वो लड़की के रूप में होगा, और लड़के का जो रूप है मेल का रूप है वह मेल के रूप में होगा। इसलिए इसको कहते हैं क्या, समान प्रतिरूप, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। चाहे वह इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कहीं का भी हो मेल, वह वैसा ही होगा। अब यह कह रहा है एक लाइन में जो है वह गेसेल और हरलॉक कहते हैं कि भले ही दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सभी सामान्य बच्चे के विकास के क्रम में एक समान होते हैं। चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहे, मैंने वही बात करी, वह दुनिया में चाहे कहीं भी रहे, वह लड़का जो है, वह लड़का वैसा ही होगा, वह जो है व्यक्ति वैसा ही होगा, चाहे वह इंडिया में रहे, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे यूएसए में रहे, वह एक जैसा ही होगा। चाहे वह बच्चे के रूप में हो, चाहे वह बड़े के रूप में, वयस्क के रूप में हो, वह एक जैसा ही होगा। इसीलिए कहते हैं उसको क्या, यह सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत। और इसी गेसेल के सिद्धांत को हरलॉक भी सपोर्ट करते हैं कि दो इंसान, एक इंडिया में रहने वाला है और एक पाकिस्तान में रहने वाला है, इन दोनों इंसान के अंदर में जो संरचना उसकी है वह एक जैसी होगी, इसलिए कहते हैं इसको क्या, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। वह संरचना में उसका चाहे सिर हो, चाहे वह धड़ हो, चाहे वह पैर हो, चाहे उसके अंग प्रत्यंग हो, चाहे अंदर जो है वो अंदर की संरचना हो, चाहे बाहर की संरचना हो, चाहे जो बाहर जो बाह्य संरचना जो हमको दिखती है, जो अंदर की संरचना जो नहीं दिखती है, वह सारी, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे यूएसए का हो, सभी में समान देखने को मिलती है। ओके, इसलिए कहते हैं इसको क्या, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। चलिए अब आगे चलते हैं, जहां तक आपको समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगली बात किसकी हो रही है? तो अगली बात हो रही है जो है वह हो रही है समन्वय का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत का मतलब क्या? समन्वय के सिद्धांत के बारे में मैंने इसके पहले चर्चा करी हुई थी, वापस से करता हूं। समन्वय का सिद्धांत, अब बच्चा, मैंने कहा कि एक बच्चा जो है, एक बच्चा पहले जो है पहले बैठता है, बच्चा पहले बैठता है, फिर रेंगता है, फिर खड़ा होता है, चलता है, फिर दौड़ता है। अब ये इतनी सारी क्रियाएं हुई, बच्चा ये फिजिकल रूप में बैठता है, रेंगता है, खड़ा होता है, चलता है और दौड़ता है। अभी इतनी क्रियाओं में क्या मात्र उसका शरीर ही काम करेगा? मात्र खाली अगर बच्चा बैठ रहा है तो बैठने में क्या खाली उसका शरीर ही काम करेगा? नहीं, शरीर के साथ में क्या क्या काम करेगा? इसके बैठने में कौन कौन सहायक होगा? तो शरीर सहायक होगा, यानी उसकी शारीरिक स्थिति उसकी सहायक होगी, उसका ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर डेवलपमेंट उसका सहायक होगा, साथ में उसका जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, यानी मस्तिष्क जो रेगुलेट करने वाला है, वह भी सहायक होगा। और क्या सहायक होगा? उसको उसके आंख कान नाक वह भी सहायक होंगे, उसका खान पान जो है वह भी सहायक होगा, उसके जो शरीर के जो मसल्स हैं, मसल्स यानी स्नायु तंत्र भी उसमें सहायक होंगे। यानी बस एक ही चीज, खाली बैठने मात्र शरीर ही नहीं सहायक हो रहा है, बैठने में उसका मस्तिष्क है, उसका शरीर है, उसका मस्तिष्क है, उसका स्नायु तंत्र है, उसकी मसल्स है, ये सारी चीजें एक साथ में मिल करके उसको एक एक्टिविटी
बैठने के लिए बनाती है। तो ऐसे ही कह रहा है कि जो सिद्धांत है, जो विकास है, वह विकास मात्र एक किसी विकास को लेकर के कहे कि हम एक अकेले चल करके सारा विकास कर लेंगे। कोई एक व्यक्ति कहे कि चलो हम खाली ये ले लेते हैं, हेड ले लेते हैं, हेड ले लेते हैं और हेड को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम पूरा विकास कर लेंगे, तो हेड जो है हेड के बगैर हो जाएगा, हेड जो है वो हेड के बगैर हो जाएगा, यानी हेड से ही नहीं होने वाला है, कुछ हेड से ही नहीं वाला। ये प्रिंसिपल डिसेबिलिटी वालों के लिए फैक्ट है क्या? नहीं, कौन सा प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? डिसेबिलिटी वालों के लिए फैक्ट है क्या? समन्वय का सिद्धांत, कौन सी की बात कर रहे हैं आप? ये प्रिंसिपल डिसेबिलिटी वालों के लिए फैक्ट है क्या? कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? एकीकरण की बात कर रहे हैं या पिछले वाले की बात कर रहे हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत। हाँ, क्यों नहीं है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब हम कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी में चाहे कोई भी डिसेबल बच्चा हो, हम कह रहे हैं हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चा, हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चा है। अब हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चा समान के जैसा ही तो होता है ना, खाली उसकी एक 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 क्षति होती है। अब आप डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो डिसेबिलिटी के बारे में इतना जानना चाहिए कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी न किसी रूप में क्षति होना, क्षति होना, क्षति होना, या वो उसी कार्य को अक्षम होना, कार्य को करने में अक्षम होना। उसके पास सब कुछ वही है जो मैंने बताया था कि एक मेल है, चाहे वो मेल इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कहीं का भी हो, वह मेल वही है, संरचना तो उसकी वही है, संरचना उसकी वही है, वही थी, बट उसमें फर्क क्या हुआ? बस फर्क इतना हुआ कि वह व्यक्ति के पास एक अंग किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया तो वह कार्य करने को अक्षम हो गया। बस इतना ही देखने को मिलता है, बाकी तो यूनिफॉर्म तो होता ही है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे कहीं का हो। बच्चा अगर कोई डिसेबल है तो उसके अंदर में भी वो सारे गुण होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं जो भगवान बना करके देते हैं। बस कहीं ऐसा होता है कि एक कोई चीज काम नहीं करती, एक कोई चीज नहीं काम करती है, इस वजह से क्या होता है, वह समन्वय नहीं कर पाता है, वह समन्वय नहीं कर पाता है। जब समन्वय नहीं कर पाता है तो काम करने में पीछे रह जाता है। मैं उससे जोड़ता हूँ आपका एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल से मैं दो बातें बताता हूँ। चलिए, इनका कहना था कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के साथ में समान तो होता है, समान तो होता है, समान होता है, तो क्या डिसेबल भी वो समान होता है? हाँ, होता ही है। बस फर्क क्या होता है कि उसके जो और अंग हैं, चाहे वह शारीरिक रूप में हो, चाहे मानसिक रूप में हो, चाहे संवेगात्मक रूप में हो, चाहे संज्ञानात्मक रूप में हो, अब इन सभी का जब अगर समावेश होगा एक दूसरे के साथ में, शारीरिक का मानसिक के साथ में, मानसिक का संवेगात्मक रूप से, संवेगात्मक का संज्ञानात्मक रूप से, जब संवेग होगा, जब सारे लोग एक साथ में मिलकर के काम करेंगे, एक साथ में मिलकर करेंगे तो यह एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा पाएंगे, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा पाएंगे, यानी उनका जो कंटिन्यूटी है वह बनी रहेगी, वह कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि यह जब एक व्यक्ति आगे जाता है, सहसावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था जाता है तो वह इन सभी के कोऑर्डिनेशन से चलता है, इंटीग्रेशन से चलता है। अगर यही इंटीग्रेशन नहीं हो तो इनका जवाब है कि वो बच्चा क्या कहलाता है? क्षतिग्रस्त कहलाता है, क्षतिग्रस्त कहलाता है या अक्षम कहलाता है। अगर यही कोऑर्डिनेशन उसका नहीं हो रहा है, यही इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे वह किसी न किसी रूप में जब पिछड़ा होता है तो क्षति या अक्षमता का शिकार होता है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि एक व्यक्ति चलने उठने बैठने में उसका सभी सहायक होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, यह सभी उसका विकास होता है, साथ साथ में मिलकर चलता है, तब जाकर के वह आगे की सीढ़ी पे पहुंच पाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, नहीं आया हो तो वापस से कुछ लिखिए तो हम आपको जवाब दें। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ओके, एस नहीं आ गया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं, अगला चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। अगला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। यूनिक डेवलपमेंट यानी हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ में भिन्न होता है, एक दूसरे के साथ में भिन्न होता है। यह एक बच्चा दूसरे बच्चे के जैसा एक जैसा नहीं दिखता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ उसका कलर रंग रूप नहीं दिखता है, पैटर्न एक ही होता है,
पैटर्न एक ही होता है, जो मैंने कहा पैटर्न तो एक ही होता है, बट उसके अंदर में डिफरेंस होता है। पैटर्न एक जैसे होगा, हाथ पैर नाक मुंह सब एक ही जैसा होगा, बट वह एक जैसा नहीं दिखेगा, वह एक जैसा नहीं दिखेगा। तो यही इसीलिए कहा जाता है कि वह यूनिक होता है। हर व्यक्ति यूनिक, हर तरीके का बिल्कुल अलग होता है। चाहे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। आप 5 भाई हो, 4 भाई हो, 2 भाई हो, 3 भाई हो, 2 बहन हो, 3 बहन हो, जो भी हो, आपकी एक बहन दूसरी बहन के साथ में एक जैसी नहीं होगी, एक भाई दूसरे भाई के जैसा एक जैसा नहीं होगा, एक चाचा जी दूसरे चाचा जी के साथ में एक जैसे नहीं होंगे। एक आपके क्लास में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 35 लोग पढ़ रहे हैं, तो वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं होगा, वह कहीं कहीं डिफरेंस होगा उसके अंदर में। वो डिफरेंस कैसा होगा? तो डिफरेंस उसके वाणी में हो सकता है, डिफरेंस उसके कलर में हो सकता है, डिफरेंस उसके हाइट में हो सकता है, डिफरेंट उसके रंग रूप में हो सकता है, डिफरेंट उसके बोलचाल में हो सकता है, डिफरेंट उसके संज्ञान में हो सकता है, डिफरेंट उसके सीखने की क्षमता में हो सकता है, डिफरेंट उसकी पर्सनालिटी में हो सकता है, डिफरेंट उसके संवेगात्मक रूप में हो सकता है, डिफरेंट उसके सामाजिक रूप में हो सकता है, डिफरेंट उसके बहुत जगहों पे देखने को मिल सकते हैं। कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। तो इसीलिए हर बच्चा क्या है? वह यूनिक होता है। हर बच्चा यूनिक होता है। बच्चे को देखेंगे तो बच्चा आपको यूनिक दिखेगा। तो ऐसे ही हर बच्चे की यूनिकनेस को देख करके उसका जो है डेवलपमेंट किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां तक अगर हो गया है तो अगली बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, जो समन्वय है उसी समन्वय के जैसा ही यह इंटर रिलेशन भी है। जो समन्वय है उसी समन्वय के जैसा भी यह इंटर रिलेशन भी है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। संबंध का सिद्धांत का मतलब क्या? कि एक दूसरे के साथ में यह क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। यानी सामाजिक विकास जो है वह मानसिक विकास के साथ में, मानसिक विकास जो है संवेगात्मक विकास के रूप में, शैशवावस्था जो है वह शैशवावस्था का विकास, शैशवावस्था जो है वह बाल्यावस्था से, शैशव बाल्यावस्था से, बाल्या जो है वह किशोरावस्था से, किशोरा जो है वह युवावस्था से, या एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं? या जुड़े होते हैं। एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। तो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़ करके वह आगे जाकर के अपना जो है कार्य करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं इसको क्या? परस्पर संबंध का सिद्धांत। वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो जुड़े हुए होते हैं हर किसी का वातावरण के साथ में, हर किसी का उसके जो है वो जेनेटिक के साथ में, हर किसी का जो है उसके हर के विकास, चाहे वह शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, वह एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम करते हैं। सर हर व्यक्ति अलग अलग क्यों होते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया बात। हर व्यक्ति अलग अलग क्यों होते हैं? हर व्यक्ति अलग अलग क्यों होते हैं? उसके भी कई सारे कारण है भैया, उसे कई सारे कारण है। और कई सारे कारण क्या है हर व्यक्ति के अलग अलग होने का? कारण क्या है वो हम बताएंगे आपको इंडिविजुअल डिफरेंस के रूप में, कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है। तो कारक जो है ना, चलिए अब यहाँ बात आपने करी है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे छोड़ करके परस्पर संबंध का आपका सिद्धांत क्लियर हो गया हो तो मैं इनके प्रश्न का जवाब दे दूं कि हर व्यक्ति अलग अलग क्यों होता है। हर व्यक्ति अलग अलग इसलिए होता है। यहाँ पे मैं कारक आपको बताता हूँ, उसके कारण होने, उसके जो है अलग अलग होने के कारण क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहला तो जो है उसका जो जीन है, जीन, एक जीन जो है उसको अलग करने का काम करता है। जीन का मतलब क्या? उसकी आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, उसकी आनुवांशिकता जो है उसको अलग करने का काम करती है। कि हर व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति के गुण, मतलब एक मेरे गुण मेरे बच्चे में जाएंगे, मेरे बच्चे के गुण उसके बच्चे में जाएंगे, तो मेरे जैसे ही वह दिखेगा, उसके जैसा ही उसका बच्चा दिखेगा। आप जिसके बच्चे हो, आपके पिता के समान ही आप दिखते हो। तो यानी उनके जीन आपके अंदर आए हुए हैं तो आप वहां दिखते हो। तो एक तो जीन, हर व्यक्ति अलग अलग है तो उसके जीन भी जब प्रोडक्टिविटी में जाएंगे तो अलग अलग दिखेंगे। तो एक तो ये कारण है, जीन कारण है। दूसरा क्या है? उसका वातावरण, वातावरण भी उसके साथ में कारण बनता है कि बच्चे का वातावरण कैसा, हुआ किस वातावरण में रह रहा है। वातावरण में कौन से वातावरण में रह रहा है? वो बहुत अच्छे वातावरण में रह रहा है जहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वैसे वह बन जाता है। दूसरा कि वह जो है वो उसका खान पान कैसा है, पोषण कैसा है। पोषण के साथ में पोषण भी उसको जो है वो अलग बना देता है। कोई व्यक्ति जो है वह कुपोषित का शिकार होता है, कोई पोषण का शिकार, अच्छा तो कोई अच्छा खान पान मिल रहा है, कोई जो है। अब कहते हैं कि आप देखते हैं कि आप इंडिया के लोग, यही अपने इंडिया में ही देख लीजिए, तो अपने यहाँ गुजरात के लोगों को देख लीजिए, तो गुजरात के लोगों की शक्ल देखकर, मतलब गुजरात की जो संरचना है, बनावट है, उनको देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये गुजराती है। वहीं आप महाराष्ट्र में चले जाओगे तो महाराष्ट्र के लोगों को देख करके आप पहचान जाओगे कि ये महाराष्ट्रियन है। वहीं आप पहाड़ पे चले जाओ, पहाड़ पे, चाहे वह जो है पहाड़ पे वह हिमाचल प्रदेश के हो, चाहे वह जो है पहाड़ के अन्य किसी राज्यों के हो,
चाहे वह शिमला हो, चाहे वह जो है नागालैंड हो, कोहिमा, वहां उन जगहों पे देखेंगे तो वहां के लोगों की बनावट आपको वैसी ही दिखेगी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये इस जगह पे है। तो वह क्या है, वहां पे वहां का जो सूर्य का प्रकाश है, वहां का जो वेदर है, वहां का जो वातावरण है, भौतिक वातावरण, वो भौतिक वातावरण भी उनको प्रभावित करता है। इंडिया के लोग की बात कर ली हमने, वही बात कर लेते हैं चाइना के लोग। तो चाइना के लोगों का जो है माथा हुआ जो है वो चपटा चपटा होता है, नाक की चपटी चपटी होती है, माथा जो है उनका खूब बड़ा बड़ा होता है, तो ऐसे पता चल जाता है कि ये कौन है, ये चाइनीज है। वहीं आप अफ्रीकन को चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइए, साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे साउथ अफ्रीका में लोग काले काले होते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत लंबे लंबे लोग गोरे गोरे होते हैं। तो ऐसे क्या है, या हर व्यक्ति अलग अलग क्यों है, अलग अलग उसके ये सारे कारण है, उसका जीन कारण, उसका वातावरण कारण, उसका पोषण कारण है, उसके रंग, वहां का जो खान पान है वो कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिस कारण की वजह से व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग होता है। अब व्यक्ति जब छोटा होता है तो छोटा होता है तो लगभग समान ही दिखता है, उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखता है। बहुत छोटे बच्चे में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखता, पर जैसे से वो बढ़ता है, वह 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का जब होता है, उसके अंदर में वह जो है डिफरेंस देखने को मिलने लगता है। शुरू में बच्चा कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, किसी का माथा चपटा होगा, बस इतना ही। वो जो है शुरू शुरू में क्या आपको परिलक्षित होगा, उसका जीन, उसका जीन परिलक्षित होगा। तो कोई कहते हैं अच्छा बच्चा पैदा हुआ किस पे गया हुआ है, मम्मी पे गया हुआ है या पापा के पे गया हुआ है, तो ना तो मम्मी पे गया हुआ, ना तो पापा पे गया हुआ, कहीं और से आया, कहीं और चला गया है, यानी वह जो है वह दीदी पे चला गया है, या वह जो है दादी पे चला गया, उन पर चला गया है। यानी वह क्या है, वह 7 पुश्तों के किसी भी 7 पुश्त में किसी के ऊपर भी वह जा सकता है। तो ऐसे जो है वह जीन जो है वह भी प्रभावित करते हैं, इसीलिए व्यक्ति जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। वो आपको बात समझ आ गई होगी, आपको बात समझ आ गई होगी कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से कैसे अलग होता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला वाला जो हमारा है, यह परस्पर संबंध का सिद्धांत हो गया, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, वह जुड़ा हुआ आता है। यानी जैसे मान लीजिए यही है, मैं यहाँ पे एक बालक है, एक बालक का मैं ऐसे एक बना देता हूं। ये बालक जो है इससे भी जुड़ा हुआ है, 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 और इससे भी जुड़ा हुआ है। यानी बालक क्या है, बालक है, बीच में बालक है। यहाँ पे यह इसका मेंटल डेवलपमेंट, यहाँ पे इसका इमोशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पे जो है उसका सारे अवस्थाएं बालक की अलग अलग है। अब ये जो है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट, या एक सभी जो है वो अलग अलग एक दूसरे के साथ में क्या है, वो जुड़ करके उसको आगे बढ़ाते हैं, सभी मिल करके आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए जो है परस्पर संबंध होता है उनका, खान पान का जो है उसके संवेग से, खान पान का उसके समाज से, खान पान का उसके इससे, हर जगह एक दूसरे के साथ में उसका परस्पर संबंध होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, परस्पर संबंध का सिद्धांत। चलिए यहां तक खत्म हो गया, आगे बात करते हैं। हमारा जो है 8वां खत्म हुआ, अब 9वें की बात करते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब यहाँ पे आपकी स्लाइड में इस साइड में जो चित्र दिख रहा है, आपकी स्लाइड में जो इस साइड में चित्र दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं जरा मुझे बताइएगा। जो आपकी स्लाइड में इस साइड में यह वाला जो चित्र दिख रहा है, जहां में जो मेरा कर्सर जा रहा है, इस वाले चित्र को क्या कहते हैं, जरा आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, तब तक मैं जो है अगला सिद्धांत के बारे में चर्चा करता हूं। लिखिएगा जरा, उसको क्या कहते हैं, कौन सी अवस्था कहते हैं, उसको कौन सी अवस्था कहते हैं, उसको बहुत सारे लोगों को पता होगा उसको कौन सी अवस्था कहते हैं। जल्दी से क्विक 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 क्विक, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रीनेटल। अच्छा, प्रीनेटल तो कहते ही हैं, बट वो प्रीनेटल नहीं कहते, मुझे प्रीनेटल नहीं कहते, मुझे पता ही प्रीनेटल ही है। और क्या कहते हैं, हाँ शाबाश, कार्नेगी स्टेज उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कार्नेगी स्टेज। कार्नेगी स्टेज जो है, यही कार्नेगी स्टेज कब होती है, यही कार्नेगी कब स्टेज होती है, अभी मैंने कल बताया हुआ था, प्रीनेटल की जो तीसरी वाली अवस्था है, जो तीसरी वाली अवस्था है वह कार्नेगी स्टेज, कार्नेगी स्टेज जो तीसरी वाली अवस्था है उसमें होती है। कार्नेगी यानी कॉन्सेप्शन ओवम और फीटस, एम्ब्रियो, कॉन्सेप्शन ओवम और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो 16 से 56 दिन तक चलती है, एम्ब्रियो स्टेज 16 से 56 दिन तक चलती है, एम्ब्रियो स्टेज। इसी एम्ब्रियो स्टेज को कहते हैं क्या, इसी में जो इसका जो विकास होता है इसी को कहते हैं कार्नेगी स्टेज भी इसको कहते हैं, कार्नेगी स्टेज भी इसको कहते हैं।
इसो हाँ 16 से 56 दिन, इसी 16 से 56 दिन को कार्नेगी स्टेज भी कहते हैं, एम्ब्रियो होता है, सही बात है। चलिए, तो एम्ब्रियो में जो ये स्टेज होता है इसी स्टेज को कहते हैं वो। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि बच्चा बच्चा क्या है, वह एक दिशा में जा रहा है। तो पहले क्या हुआ, वो जाकर के भ्रूण से जाके चिपका, भ्रूण से जाकर के चिपक करके फिर उसमें जो है वह थोड़े थोड़े रेशे आए, फिर वो थोड़ा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, सिर का विकास हुआ, सिर से फिर वह जो है उसके धड़ का विकास हुआ, पैर का छोटा सा विकास हुआ, पैर से बढ़ते 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 पूरा बढ़ गया, बढ़ गया। देखिए यहाँ पे पूरा वह दिख रहा है, उसका सिर बड़ा दिख रहा है, धड़ भी दिख रहा है, पैर बहुत छोटा दिख रहा है। तो सिर बहुत ज्यादा विकास होता है, धड़ का फिर उसके बाद ज्यादा विकास होता है, फिर उसके बाद जो है वह क्या विकास होता है, उसके पैर का विकास होता है। तो ऐसे ये क्या है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होता है तो पैदा होकर के वो इतनी हाइट का होता है, फिर वो इतनी हाइट का होता है, फिर वो इतनी हाइट का होता है, फिर वो इतनी हाइट का होता है। तो हाइट ऐसे ऐसे जा करके फिर वो जो है झुकने लगता है, फिर वो झुकने लगता है, फिर वो जो है क्या वृत्त अवस्था की ओर पहुंचता है। तो ऐसे ही जो है वह इसकी अवस्था बढ़ती है। तो इसी को कहते हैं क्या, विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी वह एक दिशा में विकास जो है होता है, विकास एक दिशा में होता है। चलिए, तो विकास की दिशा का मैंने बता दिया, तो शैशवावस्था से लेकर के ही शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से वह युवावस्था और वृद्धावस्था तक की ओर पहुंचता है। तो ये इसीलिए कहते हैं उसको क्या, विकास के क्रम का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। चलिए, तो आगे कहते हैं कि हेरिडिटी तथा एनवायरमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी वातावरण और आनुवंशिकता से, वंशानुक्रम और वातावरण के साथ में उसका जो इंटरेक्शन होता है उससे विकास होता है। आपने कहा था, पूछा था कि वो डिफरेंट क्यों होता है, तो डिफरेंट होने का यही कारण है कि उसके साथ में वंशानुक्रम और वातावरण यह क्या करता है, वह प्रभावित करता है। इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन से बच्चा जैसा उसका जीन होता है उसके आधार पे और जो उसका वातावरण है उसके आधार पे उसका विकास होता है। तो यह जैसा ऐसा, इसीलिए वाटसन ने कहा कि आप मुझे चाहे जैसा भी बच्चा दे दो, आप मुझे चाहे जैसा ही बच्चा दे दो, मैं उसको उसी हिसाब से ढाल सकता हूँ। तो यानी यह इसके विकास में वातावरण बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो खाली वातावरण ही अहम भूमिका नहीं निभाता है, बच्चे का जो जीन है वह भी भूमिका निभाता है कि जीन जो है वह जीन कैसा है, वह जीन कैसा है। अगर बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होगा तो कुशाग्र ही बच्चे पैदा होंगे, अगर वह डल बुद्धि का होगा तो डल बच्चा ही उसका पैदा होगा। तो यह उसके साथ में वंशानुक्रम भी उतना ही प्रभावित करता है। ओके, तो प्रभावित करता है, आप लोग यहाँ तक जान चुके। अब आगे की बात करते हैं, जो अगला वाला पॉइंट है, अगला वाला पॉइंट है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत जो हमारा अगला वाला स्टेप है, अगला 11वां नंबर जो है वह 11वां नंबर है, कह रहा है कि चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार मतलब स्पाइरल, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत मैं यहाँ पे बोर्ड पे जहां मैंने लिखा हुआ था वहीं बोर्ड पे चलता हूं, वहीं पे आपको बताता हूं कि क्या है। एक है शैशवावस्था, इन्फेंसी, ये इन्फेंसी यहां से लिख लेता हूं, इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड के बाद मैं यहाँ पे एडोलसेंस लिख देता हूं। अब ये क्या है, इन्फेंसी से चाइल्डहुड से एडोलसेंस, वह एक दूसरे के साथ में। अब यहाँ पहले बच्चा जन्म लिया, तो जन्म से बॉर्न से आया, यानी यहां से बॉर्न से निकला, इन्फेंसी से चाइल्डहुड से जो है ये ऐसे करके जा रहा है। यानी वो क्या हो रहा है, वह यहां से निकल करके चक्राकार की तरफ, स्पाइरल की तरफ, यह जो है एक बार वहां जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर जा रहा है। ऐसे वह चक्राकार के रूप में जो है घूमते रहता है, वह चक्राकार के रूप में वह चलता है। तो जो बॉर्न का संबंध जो है इन्फेंसी से होता है। इन्फेंसी से जब एक अवस्था 2 साल की पूरा कर लेता है, 1 साल की अवस्था पूरी कर लेता है, जब दूसरे में घुसता है तो इसका मतलब नहीं कि वह शैशवावस्था को भूल चुका है, शैशवावस्था को भूल नहीं चुका है, वह शैशवावस्था में भी होता है, थोड़ा शैशवावस्था की जैसी क्रियाएं करता है, बट शैशवावस्था की क्रियाएं धीरे धीरे जो है वो रिग्रेसिव होने लगती हैं, वह कम होने लगती हैं, वो प्रोग्रेसिव की तरफ आगे की अवस्था में जाने लगता है। तो वह 12 साल के बाद 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल वह किशोरावस्था में पहुंचने लगता है।
तो किशोरावस्था जैसे जैसे खत्म होती है, तो किशोरावस्था जैसे जैसे खत्म होती है वह युवावस्था में आने लगता है, तो युवावस्था में आने लगता है तो युवावस्था तक भी वह किशोरावस्था जैसी हरकतें करता है, वो सारी काम करता है। बट फिर जैसे जैसे वह युवावस्था की तरफ आगे बढ़ता है, वह जैसे वह युवावस्था की तरफ बढ़ता है तो यह जो रिग्रेसिव होने लगता है, किशोरावस्था की जो बातें हैं वह खत्म होने लगती हैं, अब वह सीधे वह युवावस्था की तरफ बढ़ने लगता है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, यह चक्राकार का सिद्धांत है। यह चक्राकार का सिद्धांत है। चक्राकार का सिद्धांत एक और कहता है कि वह सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, वह सिंपल से कॉम्प्लेक्स की यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तो ऐसे ही चक्राकार में वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। वह पहले शैशवावस्था था, जन्म लिया हुआ था, अब जन्म से वह जो है मृत्यु की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे ही वह क्या होता है, हमेशा हमेशा जो है वह एक प्रगति की तरफ चक्राकार के रूप में आगे बढ़ता है। चलिए यहां तक मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब यहां से जो है आप इसका स्नैप ले लीजिए। वैसे स्नैप क्या लेंगे, आपके पास तो है ही। तो ये जो है हमारा अभी प्रिंसिपल जो है मैंने 11 प्रिंसिपल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। 11 प्रिंसिपल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। यहाँ हमारा जो है प्रिंसिपल का काम खत्म होता है। चलिए अब आगे चलेंगे, अगली बात करेंगे। चलिए विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ तथ्य हैं, वो आपके सामने हैं। अगर आप यहीं से देखना चाहो तो यहीं से देख सकते हो। वह कुछ तथ्य क्या है, वह वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। वृद्धि एवं विकास की गति की दर जो है वह एक जैसी नहीं रहती है। यह जो है वो फैक्ट है कि वह हमेशा कभी घटते रहता है, कभी बढ़ते रहता है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आपने लिख लिया हो तो। वृद्धि एवं विकास की गति की दर जो है वह एक जैसी नहीं रहती है, वह घटते बढ़ते रहती है। यानी कभी वृद्धि बढ़ जाएगी तो कभी विकास बढ़ जाएगा, तो कभी विकास जो रुका रहेगा तो कभी वृद्धि बढ़ जाएगी, तो कभी जो है वह वृद्धि रुकी रहेगी तो विकास जो है प्रगति पर रहेगा। तो ऐसे ही वृद्धि और विकास की गति जो है वह एक जैसी नहीं रहती है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है, विकास कैसे होगा, तो अगर विकास को करना है तो विकास को क्या करना पड़ेगा, उसको सबको लेकर के चलना पड़ेगा, उसको समाज को भी लेकर चलना पड़ेगा, उसको जो है उसके शरीर को भी लेकर चलना पड़ेगा, उसकी बुद्धि को भी लेकर चलना पड़ेगा, उसके संज्ञान को भी लेकर चलना पड़ेगा, उसके नैतिकता को भी लेकर चलना पड़ेगा, उसके वातावरण को भी लेकर चलना पड़ेगा, उसके जो है वह जेन को भी लेकर के चलना पड़ेगा। यानी वह क्या है, वह सभी के साथ में इंटीग्रेशन करके वह एकीकरण करके चलती है। तो ऐसे जो है विकास सबको लेकर के चलती है, तब जाकर के उसका विकास होता है। वह चाहे वह हमारा मस्तिष्क हो, मस्तिष्क के साथ में इंटीग्रेशन करती है, हमारे जो रक्त संचार है उनके साथ में इंटीग्रेशन करती है, हमारे खान पान के साथ में इंटरेक्शन करती है, तब जाकर के विकास होता है। तो वह सबके साथ में मिलकर के काम करती है। इसीलिए कहते हैं क्या, विकास की प्रक्रिया क्या है, वह एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। चलिए वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। यानी वह अगर किसी व्यक्ति में वृद्धि और विकास करना है तो वह वातावरण तथा वंशानुक्रम इन दोनों के साथ में मिलकर के ही चल पाएगी। यानी जो हेरिडिटी है और जो एनवायरमेंट है, वह दोनों ही मिलकर के बच्चे का विकास करते हैं। वह दोनों ही मिलकर के क्या है, वह बच्चे का विकास करते हैं। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट यह दोनों ही जो है उसका काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की बात करेंगे, कुछ जो है डोमेन्स हैं, उन डोमेन्स को हमको पढ़ना है। इसकी चर्चा हम विस्तार में अगले वाले लेक्चर में करेंगे। अभी खाली मैं आपको इतना बता देता हूँ, कुछ डोमेन्स है, इन डोमेन्स को हमको पढ़ना है और अलग अलग पढ़ेंगे। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में जो अवस्थाएं हैं वह खास तौर से बात करी गई है शैशवावस्था की, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसमें चर्चा करी गई है। तो इसी पर हम ज्यादा फोकस करेंगे और इसी पर हम देखेंगे कि अलग अलग डोमेन जो विकास है, वो विकास के डोमेन कौन कौन से होते हैं। तो विकास के जो डोमेन है वह डोमेन क्या होते हैं, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास के बाद मानसिक विकास, संवेदी प्रत्यक्षण विकास, संज्ञानात्मक विकास,
नैतिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा तथा संप्रेषण विकास, भाषा तथा संप्रेषण विकास, भाषा तथा संप्रेषण विकास, और क्या, उसके बाद सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास। ये इतने विकास के जो चरण हैं, इन विकास के चरणों को हमको क्या है, पढ़ना है। हमको इन विकास के चरणों को पढ़ना है कि हमको शारीरिक विकास, बच्चे के शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास कैसा होगा, शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास कैसा होगा, शैशवावस्था में बच्चे का संवेदी प्रत्यक्ष विकास कैसा होगा, शैशवावस्था में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसा होगा, शैशवावस्था में बच्चे का नैतिक विकास कैसा होगा, शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास कैसा होगा, शैशवावस्था में बच्चे का भाषा का विकास और संप्रेषण का विकास कैसा होगा, उसी अवस्था में संवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होगा। तो ये सब विकास जो है हम अलग अलग अवस्थाओं में, शैशवावस्था में अलग रूप से, बाल्यावस्था में अलग रूप से, तीसरा अवस्था में अलग रूप से इसके होते हैं। कोई जो है रिग्रेशन में होता है, कोई प्रोग्रेशन में होता है, कोई रिग्रेशन में होता है तो कोई प्रोग्रेशन में होता है। तो रिग्रेशन और प्रोग्रेशन को अलग अलग तरीकों में कितनी मात्रा में होता है, कैसे होता है, उसका ग्रोथ कितनी मात्रा में होता है, डेवलपमेंट कितनी मात्रा में होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब की चर्चा जो हम विस्तार में करेंगे। आगे जाकर के हमको जो बाल विकास पढ़ना है, तो उस बाल विकास में एक एक चैप्टर में एक एक चीज दी